गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। बीएससी पार्ट फर्स्ट में कारा पढ़ रहे थे हम, और देखिए कारा में आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोल का परिवर्तन, डेवलपमेंट ऑफ ओगोनियम, या जिसे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोल कह रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोल का परिवर्तन हम देख लेते हैं किस प्रकार से होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि इस तरह से जो है, एक तो बाहर वाली कोशिका, ये तो एंथ्रीडियल इनिशियल होती है, वो बनाती है, नोड की बात कर रहे हैं हम, और इसके पीछे जो एक कोशिका होती है बेसल नोडल ऑफ एंथ्रीडियम, इसमें एक प्रकार से क्या होते हैं, परिधीय विभाजन होते हैं, जिससे 5 परिधीय कोशिकाएं बनती हैं, और इस कोशिका से आगे oogoनियम का विकास होता है। ठीक है, तो अब हम इस कोशिका को लेकर के ही चलेंगे जिससे oogoनियम का विकास होगा। क्लियर? तो oogoनियम का विकास कैसे होता है, देखिए ये है वो कोशिका जिससे आगे oogoनियम का विकास होगा। इसको हम कह रहे हैं oogoनियल इनिशियल या न्यूक्लियोल इनिशियल भी कहते हैं। इसके अंदर देखिए 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। कितने? 2 अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, तो 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। सबसे नीचे वाली कोशिका तो बनाती है व्रंत, इसको हम क्या कहते हैं, पेडिसेल। ठीक है, पेडिसेल सेल, इसको हम कहेंगे पेडिसेल सेल। और बीच वाली मध्य वाली कोशिका जो है वो ये वाली, ये नोड सेल की तरह काम करती है। और सबसे ऊपर वाली कोशिका को हम क्या कहेंगे, oogoनियल सेल कहेंगे। ठीक है, अंडधानी कोशिका है ये, जिससे आगे अंडधानी का विकास होता है। ठीक है, अब देखिए इससे तो आगे एक अंडाकार संरचना बन जाएगी, गोलाकार अंडाकार संरचना, जिसे हम कहते हैं अंड कोशिका। क्लियर? एग सेल का विकास किससे होगा, oogoनियल सेल से होगा। अब काम है इसका, इसमें क्या होता है कि विभाजन होगा और 6 कोशिकाएं बनेगी। तो देखिए ये वाली जो है ऊपर वाली कोशिका, ये तो इस तरह से अंडाकार शेप में आ जाती है, जबकि ये नीचे वाली नोड कोशिका में विभाजन होते हैं, जिससे देखिए एक तो मध्य की कोशिका बन जाती है ये वाली, जिसको हम सेंट्रल सेल कहते हैं। ठीक है, और 5 इसके बाहर कोशिकाएं और बन जाती हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 और ये 5 कोशिकाएं ये बन गई हैं। और सबसे नीचे वाली कोशिका है ही क्या, पेडिसेल सेल। इससे आगे पेडिसेल का विकास हो रहा है। ठीक है, ये पेडिसेल है, तो ये बन जाती हैं 5 कौन सी कोशिकाएं हैं, ये परिधीय कोशिकाएं हैं। क्या? 5 पेरिफेरल सेल। कितनी है? 5 है। और ये है सेंट्रल सेल। ठीक है, और ऊपर वाली ये वाली जो कोशिका है, ये क्या है, एग सेल। क्लियर? अब देखिए सबसे ऊपर वाली कोशिका तो बस आकार में बढ़ेगी और उसका जीवद्रव्य सघन होगा, लेकिन जो पीछे वाली ये 6 कोशिकाएं हैं, इनमें बाहर वाली 5 कोशिकाओं में एक अनुप्रस्थ विभाजन और हो जाता है। ठीक है, यानी इस तरह से इनके अंदर क्या हो जाएगा, एक विभाजन और हो जाएगा। तो ये तो हो गई सेंट्रल सेल, और ये इसके पीछे क्या हो गई, पेडिसेल सेल। ये तो सेंट्रल सेल हो गई और ये पेडिसेल सेल हो गई, और इनमें क्या होगा, एक अनुप्रस्थ विभाजन और हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर कितनी कोशिकाएं बन चुकी हैं, 10 कोशिकाएं बन चुकी हैं। ठीक है, अब देखिए 5 ऊपर वाली कोशिकाएं, यानी कोई भी 5 कोशिकाएं जो है इनमें से, वो तो ऊपर बना लेती हैं किरीट, जिसे हम कहते हैं कोरोना। तो ये तो एग सेल हो गई है, और ये कहलाती हैं ट्यूब सेल या ट्यूबुलर सेल्स। कितनी है ये, संख्या में 10 होती हैं। ठीक है, इनमें से देखिए इन 10 कोशिकाओं का काम क्या है, ये तो हो गई अंड कोशिका, और जो ऊपर वाली 5 कोशिकाएं हैं परिधीय, यानी इन 10 में से 5 ऊपर वाली कोशिकाएं इस तरह से क्या बना लेती हैं, एक कोरोना बना लेती हैं। 5 कोशिकाओं युक्त होता है ये, और 5 जो नीचे वाली कोशिकाएं हैं वो नलिका कोशिकाएं बना लेती हैं। इस तरह से अंडाशय से इसको अंड कोशिका को घेरते हुए क्या बना लेगी, इस तरह से ये बना लेती हैं
नलिका सेल, जिसे हम ट्यूब सेल कह रहे हैं, ठीक है। ये कितनी है 5, और ये बन जाता है कोरोना, ये भी 5 सेल्स होता है। और इससे नीचे वाली ये कोशिका है सेंट्रल सेल, ठीक है। ये है अंड कोशिका एग सेल, और इससे नीचे क्या है पेडी सेल होता है, ये पेडी सेल। अब हम एक बढ़िया सा डायग्राम इसका बना लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो दिखाई देती है, क्या न्यूक्यूल किस प्रकार की दिखाई देती है। तो देखिए न्यूक्यूल जो है आपके सामने अभी मैं बना देता हूँ, इस प्रकार की दिखाई देगी न्यूक्यूल। ये तो हो गई अंड कोशिका, ठीक है। अंड कोशिका के ऊपर की ओर 5 हो जाती हैं किरीट कोशिकाएं, 1 2 3 4 और ये 5, इस प्रकार से, ठीक है। और इसके सर्पिलाकार दक्षिणावर्त सर्पिलाकार घूमती हुई ट्यूब कोशिकाएं होती हैं, इस प्रकार से ये ट्यूब कोशिकाएं हैं, ठीक है। इसके बाद आती है ये सेंट्रल सेल, इसको हम अब स्टाक सेल कहते हैं। जो सेंट्रल सेल है वो स्टाक सेल होती है। किसके लिए स्टाक होता है ये इस अंडे के लिए स्टाक होता है, ठीक है। और इससे नीचे वाला जो भाग है ये वाला, ये इसका क्या है पेडी सेल है। तो इस प्रकार से इस न्यूक्यूल का विकास होता है, ठीक है। तो इनको हम कहेंगे ट्यूब सेल। तो ये तो हो गई ट्यूब सेल, ये हो गया कोरोना, ठीक है। कोरोना जो है ऊपर की ओर होता है, कोरोनरी सेल इनको कहते हैं, कोरोनरी सेल इसको कहा जाता है, ठीक है। ये है एग सेल, और ये है स्टाक सेल, बता दी मैंने, और ये पेडी सेल। तो इस प्रकार से जो है न्यूक्यूल का विकास होता है। दोबारा से देख लीजिए, ऊगोनियल इनिशियल में पहले अनुप्रस्थ विभाजन होंगे, जिससे 3 कोशिकाएं एक रेखिक क्रम में आ जाती हैं। सबसे ऊपर वाली कोशिका से तो बनती है अंड कोशिका, यानी कि ये जो बीच वाली कोशिका है उसमें परिधीय विभाजन होते हैं, जिससे 6 कोशिकाएं बन जाती हैं। एक तो मध्य में केंद्रीय कोशिका और 5 परिधीय कोशिकाएं, ठीक है। और नीचे होती है पेडिसेल सेल, जो पेडिसेल बनाती हैं, व्रंत बनाती हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या होता है कि जो ये 5 परिधीय कोशिकाएं हैं, सेंट्रल कोशिका को छोड़ देते हैं, 5 परिधीय कोशिकाओं में एक एक अनुप्रस्थ विभाजन और होता है, जिससे कुल मिलाकर 10 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 10 कोशिकाओं में से ऊपर वाली 5 कोशिका तो इस तरह से न्यूक्यूल या अंड कोशिका के ऊपर कोरोना बना लेती है, कोरोनरी सेल इनको कहते हैं। और जो बाकी बची कोशिकाएं हैं वो और विभाजन करती हुई दक्षिणावर्त सर्पिलाकार घूम जाती हैं। किसके बाहर? इस अंडे के बाहर घूम जाती हैं, ठीक है। और इस प्रकार से ये न्यूक्यूल जो है कंप्लीट हो जाता है, न्यूक्यूल का निर्माण। और ये आपको याद रखना है, न्यूक्यूल ऊपर की ओर बनती है, ग्लोब्यूल नीचे की ओर बनती है। ये आपको अच्छी तरह से याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं निषेचन में। आज कारा को बना ही देते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? देखिए, फर्टिलाइजेशन के वक्त क्या होता है कि अंडदानी के शीर्ष भाग पर जो किरीट कोशिकाएं होती हैं ना 5, जिनको हम कोरोनरी सेल कहते हैं, उनमें प्रसार होता है, यानी जल की उपस्थिति में उनमें प्रसार होता है, जिससे 5 छोटी छोटी दरारें बन जाती हैं, ठीक है। यानी ये जो अंड कोशिका है, इसके ऊपर इस तरह से 5 कोशिकाएं होती हैं ना, इस प्रकार से, तो इनके बीच बीच में इस तरह से क्या बन जाती हैं? दरारें बन जाती हैं। ये यानी यहाँ से ब्रेक हो जाती हैं। और पूमणु जो कि सर्पिलाकार होते हैं, तो वो गति करते हुए यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। और एक पूमणु इस अंडे के साथ संयुक्त हो जाता है, ठीक है। पूमणु इन्हीं दरारों से होकर अंदर प्रवेश करते हैं अंडदानी में, और उसकी भित्ति को जिलेटिनीकृत कर देते हैं और अंदर पहुंचते हैं। एक पूमणु अंडे से संयोजित होता है
और संयोजित होने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बन जाएगा। पहले पुमणु और इस अंड कोशिका के जीवद्रव्य का संलयन होगा और उसके बाद इनके केंद्रकों का संलयन होगा, जिससे कि द्विगुणित जाइगोट का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अंकुरण में। जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन में देखिए हमारे पास क्या है, जाइगोट है। ठीक है, और कैसा है, 2n है। इससे आगे देखिए जर्मिनेशन होगा तो अंकुरण के समय जो है युग्मनज के चारों ओर एक भित्ति बन जाती है और इसे हम कहते हैं अब ऊस्पोर। इसके चारों ओर क्या बन जाएगी, एक भित्ति और बन जाएगी मोटी, जैसे कि ये है। अब इसको हम कहते हैं ऊस्पोर यानी निषिक्तांड, ये निषिक्तांड बन जाएगा। फिर इसमें होता है अंकुरण। तो अंकुरण के समय होता क्या है, देखिए अंकुरण के समय क्या होगा कि जो इसका जो केंद्रक है ये यहाँ शीर्ष पर आ जाएगा, यानी केंद्रक जो है वो ऊपर की ओर चला जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा ये, और बाहर की ओर ये भित्ति है। ठीक है, जो मोटी भित्ति है इस प्रकार से, क्लियर। यहां पर आने के बाद इस केंद्रक में होते हैं विभाजन अर्धसूत्री, जिससे 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, कितने केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा, 4 केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। अर्धसूत्री विभाजन से 4 अगुणित केंद्रक बन जाएंगे। क्लियर, ठीक है, ये बन गए 4 अगुणित केंद्रक। ये इसकी भित्ति जो मोटी है, अभी 4 अगुणित केंद्रक हो गए ये फॉर हैप्लॉइड न्यूक्लियस। अब इसमें क्या होगा, अब इसमें एक विभाजन होगा अनुप्रस्थ, वो भी असमान। तो असमान अनुप्रस्थ विभाजन से एक केंद्रक तो ऊपर रह जाएगा, ठीक है, और 3 केंद्रक तो हो जाएंगे नीचे, और यहां पर विभाजन होगा। तो इस तरह से ये विभाजन हो गया है असमान विभाजन, जिससे 3 केंद्रक तो नीचे रह गए और एक ऊपर भित्ति के ऊपर की ओर चला जाता है। तो देखिए छोटी कोशिका ये स्मॉल सेल है और ये लार्ज बेसल सेल है। ठीक है, क्लियर। इस प्रकार से विभाजन से ये 2 भाग इसके बन चुके हैं। आगे क्या होता है, अब बड़ी जो कोशिका है नीचे वाली आधारीय कोशिका, इसमें संचित भोज्य पदार्थ होते हैं। तो ये करती क्या है, ये थैलस को भोजन प्रदान करती है, परिवर्धित होने वाले थैलस को भोजन प्रदान करती है। और देखिए आगे क्या है, अब आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि जो निषिक्तांड का शीर्ष भाग है, कौन सा शीर्ष भाग, ये वाला, ये यहाँ से क्या है फट पड़ता है, यानी कि इसकी भित्ति जो है धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू हो जाती है। इसके अंदर एक केंद्रक तो होता ही है ऊपर वाली कोशिका में, और नीचे वाली कोशिका में संचित भोजन होता है और केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ये लुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनको हम कहते हैं डीजनरेटिंग न्यूक्लियस, क्योंकि ये लुप्त हो रहे हैं अभी। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊपर से भित्ति तो अलग हो ही चुकी है। अब ऊपर वाली कोशिका में एक विभाजन होता है। कौन सा विभाजन, लंबवत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा, लंबवत। ठीक है, इस प्रकार से विभाजन हो जाएगा लंबवत, ये हो गया लंबवत विभाजन। और नीचे जो है ये तो क्या है, इसकी भित्ति है, और नीचे वाली कोशिका को हम बेसल सेल कह ही रहे हैं। क्लियर, इसमें संचित भोज्य पदार्थ होता है, केंद्रक इसके लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 2 कोशिकाएं जो बनेगी वो कौन कौन सी बनेगी, एक तो बनेगी राइजोडियल इनिशियल, इसको तो हम कहेंगे राइजोडियल इनिशियल, यानी मूलाभास प्रारंभिका।
और इसको कहेंगे प्रोटोनीमा इनिशियल। ठीक है, हिंदी में कहेंगे प्रोटोनीमा इनिशियल को प्राथमिक प्रथम तंतु प्रारंभिका। हिंदी में क्या कहेंगे? प्राथमिक प्रथम तंतु प्रारंभिका। ठीक है, अब देखिए इन दोनों कोशिकाओं का आगे क्या काम है। आगे के प्रोसेस में इस कोशिका से तो बनेगी राइजोइड्स। ठीक है, प्राथमिक इस प्रकार से देखिए ये राइजोइड्स बन गई हैं, ये राइजोइड बन गई हैं। मूलाभास और प्राथमिक प्रथम तंतु बनते हैं। ठीक है, यानी ये तो बन गई राइजोइड, क्योंकि इससे आगे राइजोइड का ही विकास होगा राइजोडियल इनिशियल से, और इससे बन जाती हैं प्राथमिक प्रथम तंतु यानी प्रोटोनीमा। ठीक है, इससे बन जाता है प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा इसको हम कह सकते हैं। क्या बनेगा ये? प्राइमरी प्रोटोनीमा, या प्रोटोनीमल फिलामेंट भी कह सकते हैं इसको, प्रोटोनीमल फिलामेंट। क्लियर? इसमें नोड और इंटरनोड का विकास हो जाता है। तो ये देखिए ये तो है इंटरनोड और ये बन जाती है नोड, और फिर इसी की नोड से द्वितीयक मूलाभास उत्पन्न होते हैं। तो ये हैं सेकेंडरी राइजोइड्स। ठीक है, ये प्राइमरी राइजोइड्स होते हैं। क्लियर? और फिर धीरे धीरे आगे क्या होगा? ऊपर की ओर ये बढ़ता जाएगा और नीचे राइजोइड्स बनती जाएंगी, और इस तरह से कारा का नया पादप बन जाता है। ठीक है, न्यू कारा बन जाएगा इस प्रकार से। और कारा का पादप आपने देखा हुआ है, तो उसी तरह से इसका निर्माण हो जाएगा। दोबारा से देख लेते हैं एक बार इसको, अंकुरण को, कि जाइगोट जो निषेचन की प्रक्रिया द्वारा बना है उसकी भित्ति अभी पतली होती है, और जब जर्मिनेशन होता है उससे पहले उसकी भित्ति मोटी हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इसकी भित्ति मोटी हो गई है। इसके अंदर एक 2n न्यूक्लियस है, क्योंकि ये पूरा क्या है? 2n ही है। अब इसका जो न्यूक्लियस है वो ऊपर की ओर शीर्ष भाग की ओर चला जाता है। यहाँ पर जाने के बाद इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। इन चारों अगुणित केंद्रकों के बीच में एक असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, जिससे एक केंद्रक तो शीर्ष पर रह जाएगा और 3 केंद्रक नीचे वाली कोशिका यानी बेसल कोशिका में आ जाती है। बेसल कोशिका बड़ी होती है और इसमें संचित भोज्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में होता है, और ये आगे परिवर्धित होने वाले थैलस को भोज्य पदार्थ प्रदान करने का काम करती है, यानी कि उसके पोषण में काम आती है। ठीक है, ऊपर वाली छोटी कोशिका में फिर आगे क्या होता है? एक लंबवत विभाजन होता है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाएगी। एक कोशिका को हम कहेंगे राइजोडियल इनिशियल, जिससे आगे राइजोइड का विकास होगा, और एक बन जाती है प्रोटोनीमा इनिशियल। प्रोटोनीमा इनिशियल को प्राथमिक प्रथम तंतु कहते हैं, तो ये बन जाएगी प्राथमिक प्रथम तंतु। ठीक है, अब देखिए ये कोशिका धीरे धीरे इनके विकास में काम आती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए आगे क्या होगा कि राइजोडियल इनिशियल से प्राइमरी राइजोइड्स का विकास होता है जो नीचे की तरफ होते हैं, और जो प्रोटोनीमा इनिशियल है इससे आगे प्रोटोनीमल फिलामेंट का विकास होगा, जिसमें नोड और इंटरनोड भी बनते चले जाते हैं, और फिर आगे विकास की प्रक्रिया में इस प्रोटोनीमा फिलामेंट की नोड से सेकेंडरी राइजोइड्स का विकास होगा, और धीरे धीरे फिर क्या होगा? कारा का नया पादप। तो इस प्रकार से कारा का नया पादप बन जाता है। आगे चलते हैं, कारा में लैंगिक जनन का जीवन चक्र, या कारा का जीवन चक्र कैसा होता है, लाइफ साइकिल कारा की, वो देख लेते हैं। आउटलाइन उसकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको आउटलाइन बनाने का पता भी होना चाहिए और साथ ही साथ याद भी होनी चाहिए। ठीक है, किस प्रकार से होती है देखो। देखिए कारा पादप जो है, ये कारा पादप है, कारा प्लांट। क्लियर? और इस कारा प्लांट में 2 प्रकार के हमने देखे जनन होते हैं। पहले कौन से हैं? पहले हैं कायिक जनन। ठीक है, तो ये सब क्या हैं? कायिक जनन है।
ये कौन से प्रकार के जनन हैं? कायिक जनन है, जैसे ट्यूबर द्वारा, ठीक है, ट्यूबर्स। इसके बाद ये वाला जो है ये है एमाइलम स्टार, ठीक है। तीसरा जो है बुलबिल, और चौथा जो है वो होता है इसके अंदर सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ये है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, ठीक है। इस प्रकार से ये तो कायिक जनन हो गया, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, क्लियर। इससे आगे देखिए नया पादप विकसित हो जाता है, यानी इससे भी आगे यही बनेगा, इससे भी आगे यही बनेगा, इससे भी बनेगा, ठीक है, और इससे भी बनेगा। तो इस प्रकार से ये तो हो जाएगा इसका कायिक जनन, ठीक है। अब लैंगिक जनन में क्या होता है? लैंगिक जनन में ये होता है, देख लो कि एक तरफ तो बनती है ग्लोब्यूल और एक तरफ बनती है न्यूक्यूल। ग्लोब्यूल से आगे एंथ्रीडियम इसको हम कह रहे हैं, और इसको हम कह रहे हैं ऊगोनियम, ठीक है। एंथ्रीडियम से आगे एंथ्रीजॉइड बनते हैं, एंथ्रीजॉइड या एंथ्रीजॉइड मदर सेल भी हम बता सकते हैं, लेकिन वैसे हम सीधा ही बता सकते हैं कि एंथ्रीडियल फिलामेंट बनता है, फिर एंथ्रीजॉइड बनते हैं, ठीक है। पहले हम एंथ्रीडियम बनाएंगे, फिर इसके बाद एंथ्रीडियम फिलामेंट, ठीक है, और फिर आगे एंथ्रीजॉइड। एंथ्रीजॉइड कहाँ बनते हैं? एंथ्रीडियम फिलामेंट में बनते हैं, ठीक है। ऊगोनियम में आगे एग सेल बनती है, क्लियर। फिर इन दोनों का हो जाता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन से बन जाएगा जाइगोट, ठीक है, जो कि कैसा है? 2n है। जाइगोट से आगे ऊस्पोर बनता है, ठीक है। ऊस्पोर से आगे जर्मिनेशन होता है, ऊस्पोर का आगे क्या होता है? जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन से आगे फिर क्या होता है? प्राइमरी प्रोटोनीमा बनती है, और प्राइमरी प्रोटोनीमा से आगे कारा का नया पादप बन जाता है। तो ये है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस प्रकार से कारा में किस प्रकार का जनन चक्र हो जाता है? तो कारा में अध्यगुणित हैप्लोबायोटिक जीवन चक्र पाया जाता है, इसे अगुणित जीवन चक्र भी कहते हैं, और मोनोजेनेटिक पीढ़ी एकांतरण होता है, यानी पीढ़ी एकांतरण इनमें कैसी होती है? अस्पष्ट होती है, क्योंकि मुख्य पादप क्या है? मुख्य पादप यानी कारा का मुख्य पादप क्या है? अगुणित होता है, ठीक है। ये अगुणित ही है, जो ग्लोब्यूल न्यूक्यूल है अगुणित है। फिर आगे एंथ्रीडियम में, आगे फिलामेंट में एंथ्रीजॉइड बनेंगे, ये भी अगुणित है। अंड कोशिका खुद अगुणित है। इनका जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा फिर जाइगोट बनेगा, तो यहाँ पर केवल द्विगुणित अवस्था आती है, यानी कि केवल जाइगोट या फिर ऊस्पोर में द्विगुणित अवस्था है। फिर ये भी जर्मिनेट होता है, तब देखिए आप, मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक है वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित केंद्रकों का निर्माण कर लेता है। तो आगे जर्मिनेशन हो जाएगा, प्राइमरी प्रोटोनीमा, प्राइमरी प्रोटोनीमा से आगे कारा का नया पादप, ठीक है। अब देखिए कारा की वर्गीकृत स्थिति के बारे में कुछ बात कर ली जाए। कारा की वर्गीकृत स्थिति के बारे में 3 विचारधाराएं हैं। पहली विचारधारा राउंड द्वारा दी गई है। राउंड एक प्रसिद्ध शैवाल विज्ञ था, यानी एल्गोलॉजिस्ट था, और इन्होंने थैलोफाइट और ब्रायोफाइट के बीच कारा को एक अलग ही प्रभाग में रखा था, ठीक है, कारोफाइट में, ठीक है। अब देखिए इन्होंने इसको अलग प्रभाग में क्यों रखा, प्रभाग में रखा? पहली बात तो ये कि अंड कोशिका जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बना के देखी थी, तो अंड कोशिका के चारों ओर जटिल रक्षात्मक आवरण होता है, जो ट्यूब सेल बनती हैं। एक तो उनकी उपस्थिति से इसको अलग प्रभाग में रखा गया। दूसरा, बंध्य कोशिका जो पुमणु मात्र कोशिकाएं हैं, उनके बाहर भी बंध्य कोशिकाएं होती हैं। एंथ्रीडियम में भी हमने देखा था कि उसकी जो ग्लोब्यूल है उसके बाहर शील्ड कोशिकाएं और मैनुब्रियल कोशिकाएं होती हैं, तो वो भी क्या है? एक जटिल रक्षात्मक आवरण है, उनकी उपस्थिति। तीसरा, पुमणु की संरचना, पुमणु की संरचना सर्पिलाकार होती है, ठीक है।
वैसे अधिकतर कैसी होती है इनमें, जैसे क्लेमाइडोमोनास युग्मक होते हैं उसी तरह की होती हैं, परंतु यहाँ पर सर्पिलाकार होती हैं। ठीक है। चौथा, जो निषिक्तांड है यानी कि ये वाला ऊस्पोर, जब इसमें अंकुरण होता है तो प्राइमरी प्रोटोनीमा का निर्माण होता है। ठीक है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था इसको अलग से रखने का। और प्रथम तंतु से नए पादपों की उत्पत्ति, ये भी एक इसका महत्वपूर्ण तथ्य है। तो इसीलिए राउंड ने इसको ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा के बीच एक अलग ही प्रभाग में रखा था जिसका नाम है कारोफाइटा। अब कारा को शैवालों की एक अलग क्लास में भी रखा गया है जिसको कैरोफाइसी कह सकते हैं। और ये जो मत है वो दिया था गोबेल और हाफ मिस्टर ने दिया था। इन्होंने क्या बताया कि कारा में जो लैंगिक अंग है वो वास्तव में कैसे हैं, एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, जैसा कि इन्होंने पहले जब हम एंथ्रीडियम पढ़ रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या मत दिया था कि जो ग्लोब्यूल है वो संयुक्त रूप से कई पूंधानियों का एक समुच्चय है, यानी कि कई पूंधानियां संयुक्त रूप से एक साथ आ जाती हैं और ग्लोब्यूल का निर्माण करती हैं। इसके बाद देखिए, कैरलीज ऑर्डर के सदस्यों को कैरोफाइसी क्लोरोफाइसी में रखा जाना चाहिए। ये मत किसने दिया था? ये दिया था F.E. फ्रिस ने। और जो भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक है प्रोफेसर O.P. आयंगर, इन दोनों ने ये मत दिया। क्यों दिया? इन्होंने इसलिए दिया कि इसको क्लोरोफाइसी में क्यों रखना चाहिए कि एक तो इसमें संचित भोजन स्टार्च होता है, दूसरा इनमें मुख्य अक्ष परव और परव संधियों की उपस्थिति होती है, यानी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। और नोड और इंटरनोड जो है वो क्लोरोफाइसी की एक और ऑर्डर जिसको कीटोफोरेलीज कहते हैं उसके अंदर भी नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। मुख्य पादप अगुणित होता है, जैसा कि क्लोरोफाइसी में मुख्य पादप अगुणित होता है। हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र होता है, तो कारा में भी हैप्लोन्टिक प्रकार का जीवन चक्र है और क्लोरोफाइसी में भी है। इसी तरह से जो मुख्य वर्णक हैं मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए बी जो होते हैं वो कारा में भी हैं और क्लोरोफाइसी में भी होते हैं। इसीलिए इन्होंने क्या कहा? इन्होंने यही कहा कि इसको क्लोरोफाइसी में रखा जाना चाहिए। ठीक है। और जो आधुनिक एल्गोलॉजिस्ट हैं, जो वर्तमान समय के एल्गोलॉजिस्ट हैं, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि कारा को कैरोफाइसी में रखा जाना चाहिए। क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि इसका जो थैलस है वो एक तो इक्विशिटम प्रकृति का है, दूसरा इसमें कॉर्टिकेशन पाया जाता है, वल्कुटीकरण पाया जाता है। ठीक है, वल्कुट पाई जाती है, इसीलिए तो इसको स्टोन वर्ट कहते हैं। तीसरा, इसमें लेटरल की सीमित वृद्धि होती है, जो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना कि इसमें दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, एक लिमिटेड ग्रोथ वाली। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो लिमिटेड ग्रोथ वाली है उनकी उपस्थिति कहाँ है? लेटरल पोजीशन पर होती है। और लैंगिक अंगों की आकार की अलग होती है, इसलिए इसको कैरोफाइसी में रखा जाना चाहिए। और लैंगिक अंगों की पार्श्व शाखाओं पर उपस्थिति, ये भी कुछ ऐसे तथ्य हैं जो इसको ये कहते हैं कि कैरोफाइसी में रखा जाना चाहिए। तो कारा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम एक नए मेंबर के साथ फिर से आएंगे। आज के लिए बस धन्यवाद, थैंक यू।